हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पॉलिटी। देखिए, इसमें घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि घटना चक्र से पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ या आरओ का एग्जाम देना चाहते हैं तो घटना चक्र पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और देखिए, इसमें सारे सब्जेक्ट में वीडियो बनाया जा रहा है, तो अगर आप लोग किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग आज पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर है संसदीय समितियां। नोट्स देखते हैं। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। ये अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष सभा या सभापति को सौंपती है। यानी सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, अस्थायी समितियां और दूसरा है तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है, जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। प्रमुख अस्थायी समितियां हैं वित्त समितियां, विभागीय स्थित अस्थायी समितियां, जांच समिति और परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति। पांचवा है सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां। छठा है सदन समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति आदि। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। सदन विशेष की अस्थायी समितियों का तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2:1 का होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति सभाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्य कुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब आगे यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो यह करती है, ऑप्शन ए में है, संसदीय समितियों के माध्यम से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरणतः लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रम पर समिति। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यह होती है प्राक्कलन समिति। देखिए, 2014 में आईएएस में पूछा है और यूपीपीसीएस के मेंस में 2017 में पूछा है। तो यहाँ पे कुछ लोक लेखा समिति, प्राक्कलन जो अभी हम लोग ऊपर ने पढ़ा वही यहाँ पे दिया गया एक्सप्लेनेशन में। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो यह होता है 1 वर्ष का। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो यह होता है भारत के
यहाँ CAG के बारे में कह रहा है, नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के से किस अनुपात में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, यानी 2 और 1। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही बात है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन 1 हो सकता है। ऑप्शन 1 यहाँ 1 ही सही है, केवल 1, ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो यह करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। 9वां क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। ये भी सही है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो ये भी सही है, यानी तीनों सही है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। तो यह होता है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट परीक्षण। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, मतलब रिपोर्ट, तो यह करती संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो वही संसद को करेगी। ऑप्शन लोकसभा के स्पीकर को, संसद में लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो लोकसभा में। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कोड पर बताना है इसमें। लोकसभा, राज्यसभा कुल, तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी सही है, 15, 7 कुल मिलाकर 22 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा है सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। और तीसरा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच करती है। तो ये दोनों सही है, बाकी पहला वाला गलत है। लोकसभा समिति 25 सदस्य गठित होते हैं, ये 22 होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसमें है लोक लेखा समिति, तो दर्श स्टैंडिंग समिति, तो यह होता है वित्तीय समिति। फिर याचिका समिति, तो याचिका समिति होता है कार्यकारी समिति। फिर स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त होता है, तो इसमें तदर्थ में आता है, तो ये तदर्थ हो जाएगा। विभागीय समितियां हो जाएंगे स्टैंडिंग। तो इस प्रकार 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। तो यह है पब्लिक अकाउंट कमेटी से नहीं, एस्टिमेट्स कमेटी से, ये सही है। सार्वजनिक उद्यमी कमेटी से, ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यह होता है आकलन समिति। 20 नंबर क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो यह होता है लोकसभा के सदस्यों से। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो यह है प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, लोक उपक्रम समिति है, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संयुक्त समिति, ये गलत है। तो इस प्रकार ए बी सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो तीनों है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो लोक लेखा है, आकलन समिति है, संसूचित इसमें से। तो देखिए इसमें है कि संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है, अस्थायी और तदर्थ। तो अस्थायी समितियों में 3 प्रमुख वित्तीय समितियां आकलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। अन्य अस्थायी समितियों में जांच समिति, समीक्षा समिति और सदन के दिन प्रतिदिन की कार्रवाई से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित कल्याणपर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति शामिल है। प्रश्नानुसार चारों विकल्प उल्लिखित में अस्थायी समितियां हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे स्टार लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो यह की गई है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, बाकी सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलन के बारे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन है सी, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। अब यहाँ पे 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए
बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति शामिल है, तो यह होता है 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। 27 नंबर क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है, तो यह है पीसी चाको। याद रखिए नाम। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है। उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, तो यह है अधीनस्थ विधान संबंधी समितियां। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं, तो ये है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां ये करते हैं, सही है। संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, तो ये भी सही है। वित्त आयोग ये गलत है। वित्तीय क्षेत्र वित्तीय सुधार आयोग ये भी गलत है। नीति आयोग ये भी गलत है। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन हो जाएंगे 1। भारत दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां एवं संसदीय विभागों संबंधी अस्थायी समितियां करती हैं। इनके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र, विधायी सुधार आयोग एवं नीति आयोग संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। तो बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, पहले ही बताया गया है कि वीडियो जो है कि घटना चक्र बनाया जा रहा है। घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है अगर आप यूपीएससी के एग्जाम और यूपीपीसीएस या तो आरओ का एग्जाम अगर देना चाहते हैं तब, क्योंकि इससे पैटर्न समझ में आता है किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे, इसको लगातार पढ़िए और भी जो पीछे वीडियो बनाया गया है उसको भी पढ़िए जाकर। तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।